चलिए, सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे थे, पहले के पार्ट के अंदर भी अपन ने बात की कि अपन का डिस्कशन चल रहा था मॉडल पेपर 10th क्लास के आरबीएससी के मॉडल पेपर को लेकर। उसी के आगे अपन पढ़ेंगे और उसी क्रम में आगे क्वेश्चन करते हुए आज अपन के क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो अपन ने पहले कर लिए हैं 2 पार्ट्स के अंदर। आज इस तीसरे पार्ट्स के अंदर अपन जो भी अदर क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के अंदर सारे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। कैसे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो पहला क्वेश्चन अपन यहाँ लेते हैं। तो दूसरे के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है 2x² + kx 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। क्या है? मूल। तो आपको k की वैल्यू बतानी, k की वैल्यू को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करना है। यदि मूल बराबर हो, मूल बराबर होने की शर्त क्या है कि b² - 4ac b² - 4ac क्या होना चाहिए? 0 के। तो इन तीनों के ऊपर मैं चर्चा 1 मिनट के लिए कर देता हूं। मूल वास्तविक हो, मूल वास्तविक तथा भिन्न यानी अलग अलग भिन्न हो, तो उसके लिए जो b² - 4ac होता है वो ग्रेटर देन, और मूल वास्तविक और बराबर हो उसके लिए b² - 4ac क्या होता है आपका? 0। और मूल काल्पनिक हो उसके लिए b² - 4ac आपका लेस देन। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी बन सकता है, सीधा ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि यदि किसी समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है तो विभक्तिकर d होगा b² - 4ac = मूल वास्तविक और भिन्न होने के लिए, मूल काल्पनिक होने के लिए। तो किसी भी तरह का आपका ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। अच्छा, ये b² - 4ac, इसी को d बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या एक और नाम इसका पढ़ते हो विभक्तिकर। तो विभक्तिकर d क्या होना चाहिए? b² - 4ac। ये आपका 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा भी। 0 से छोटा है तो काल्पनिक, 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और बराबर आएंगे, और b² - 4ac अगर बड़ा है तो भिन्न और वास्तविक आएंगे। इसके बाद तो यहाँ आपका क्वेश्चन जो है उसके अंदर मूल आपके बराबर है, इसका मतलब b² - 4ac जिसके इक्वल हो जाएगा 0। ABC क्या है? तो a है आपका कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट c। रख दीजिए वैल्यू। चिन्ह समेत लेनी है। चिन्ह समेत मतलब b है प्लस का k, तो प्लस k का स्क्वायर -4। a है आपका 2 और c है आपका 3 बराबर 0। k² 3 × 24 बराबर 0। k बराबर, और यहाँ से आप k की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा √ ±√24। अब बात आती है कि 24 का √ कैसे निकालना है। तो हमें 24 के करने हैं फैक्टर। क्या करने हैं? 2 का आप देंगे 12, 2 का आप देंगे 6, 2 का आप देंगे 3 और 3 का देंगे। तो इस 24 को अंदर रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 3। अब मैं देख रहा हूं कि एक जोड़ा तो मेरे पास बन गया है, तो जो जोड़ा बन गया उसको तो मैं बाहर ले सकता हूं। तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा कौन? 2, और अंदर कौन रह जाएगा? 2 × तो k बराबर ±2 √3 दूनी 6। इस तरह का आपको निकालना इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सॉल्व करना। 24 को 2√6 कैसे लिखा गया? तो दोबारा समझिए, 24 का आपने फैक्टर कर दिया है। फैक्टर करने के बाद आपने इसका देखा तो किसका जोड़ा बन गया? इस 2 का, और जोड़े में से √ के कारण कितना बाहर आएगा? 1। कितना बाहर आएगा? तो 2 में से 1 2 तो आ गया बाहर, और बाकी अंदर रह गया 2 × 3 को आपने क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। समांतर
समांतर श्रेणी 1/15, 1/12 और 1/10। कहा आपसे पूछा है सार्वंतर, क्या पूछ लिया है? अच्छा, सार्वंतर का मतलब है डिफरेंस। क्या है? डिफरेंस। तो वो डिफरेंस जो सब में है, जो डिफरेंस सब में। अच्छा, एक प्रश्न तो बनता है किसी भी सीरीज को देके आपसे पूछेगा क्या समांतर श्रेणी है, क्या समांतर श्रेणी। एक प्रश्न तो इस तरह का बनता है, और एक प्रश्न खुद ही बोल देगा कि ये तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और फिर कुछ और पूछेगा। आ रही है क्या बस मुझे? तो इस तरह का प्रश्न आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि खुद एक समांतर श्रेणी है या नहीं, है या नहीं। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, आपको उसके लिए सब जगह क्या करना है? डिफरेंस को चेक करना है। डी को क्या करना है? सब जगह चेक करना है। अगर डी आपका सब जगह जाके इक्वल आता है, बराबर आ जाता है, क्या जाता है? तो वो समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन खुद ही कह दे कि ये तो समांतर श्रेणी है, तो आपको याद रखना है कि डी हमेशा क्या होगा? इसमें बराबर होगा। क्या होगा? जैसे अब इस क्वेश्चन पे तो इसने खुद में बोला है कि ये जो सीरीज है वो क्या है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है, इसका मतलब डी इसके अंदर पहले से क्या होगा? बराबर। क्या होगा? तो इसलिए सब जगह क्या होगा? डी बराबर होगा। तो आप किसी भी पद में से किसी को घटाकर भी निकाल सकते। तो डी की डेफिनेशन ये बाद वाला माइनस पहले वाला। तो बाद वाला टर्म जैसे 1/12 है, माइनस 1/, एलसीएम लगा दोगे आप, 60 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 1/, ये आपका क्या हो गया? अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसा होता कि दी गई श्रेणी क्या समांतर श्रेणी है, तो फिर मुझे सब जगह क्या करना पड़ता? डी को चेक करना। इसमें से इसको भी घटा के चेक करना पड़ता, इसमें से इसको भी घटाकर चेक करना, जो भी आपका आंसर 60 आ जाएगा। 6 - 5 बराबर 1/, और मैं सब जगह डी चेक करता, मेरा बराबर आता, कितना आता? तब मैं इसको क्या बोलता कि ये समांतर श्रेणी है। लेकिन हमको क्वेश्चन में अंदर पहले से समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका मतलब डी हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए कहीं से भी किसी को भी घटाकर निकाल, चाहे तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे था कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो अपन को जितनी भी जगह डी है सब जगह डी निकालना पड़ता, और फिर सबको देखना पड़ता कि सब जगह बराबर है या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या मतलब है? आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी होगी, एक सूत्र पढ़ी होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर, और मुझे ये चाहिए यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है? tan स्क्वायर। तो ये आपको लिखना है tan स्क्वायर, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न चौथा, इस सभी किस टाइप के त्रिभुज समरूप होते हैं? समरूप होते हैं। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा समरूपता के लिए कि दो त्रिभुज हैं, उनको समरूप करने के 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? पहला रूल है SSS, दूसरा है SAS, तीसरा रूल है ट्रिपल A, और चौथा रूल है आपका डबल। ठीक है, तो जब आपकी साइडों का पता हो, किसका पता हो? साइडों, तब तो अपन किसकी बात करेंगे? ट्रिपल S की। इसकी SAS का मतलब है 2 साइड और 1 एंगल हो, और ट्रिपल A का मतलब तीनों ही एंगल आपको पता हो, और डबल A का मतलब 2 एंगल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि समबाहु त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात करते हैं अपन? समबाहु। समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि एक तो सारे एंगल साइड साइड होते हैं, कितने होते हैं, और दूसरा भी अगर मैं समबाहु ले लूं तो इसका भी कितने होंगे? साइड साइड। और तो देखिए ये एंगल इसके साथ, ये वाला एंगल इसके साथ, और ये वाला एंगल
यानी तीनों एंगल आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ बराबर है, ट्रिपल ए। तो ट्रिपल ए से आप इनको क्या बोल सकते हो, समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, सम। दूसरा भी रूल आप देख सकते हो, जैसे मान लो इसकी भुजा 4 है, इसकी भी 4 होगी और इसकी भी, और इस वाली की मान लो 6, कितनी है, तो आप देखोगे भुजाओं का रेशो 4/6, इसका और इसका रेशो 4/, इसका और इसका रेशो भी 4/, और काट दोगे तो 2/3, 2/3 और 2/, तो आप देखोगे तीनों साइडों का रेशो भी क्या आ रहा है, समान आ रहा है, एस एस एस, ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस के साथ आप इनको भी क्या बोल सकते हो, सिमिलर। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, आप कोई सा रूल लगा सकते हैं, ट्रिपल ए लगा दो, डबल ए लगा दो, दो साइड साइड ही ले लो, या आप चाहो तो देखो ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि दो साइड और एक बीच का एंगल, और दो साइड और एक बीच का एंगल। आप चाहो तो तीनों साइडों का रेशियो भी यहाँ पर से दिखा, तो किसी भी रूल से ये तो आराम से सिमिलर हो जाते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज तो हमेशा ही क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके अलावा पांचवा क्वेश्चन यह है कि एक वृत्त है, क्या है, और एक स्पर्श रेखा है। तो ये जो स्पर्श, देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वृत्त एक और स्पर्श रेखा दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन बिंदु, तो दोनों के जो कॉमन बिंदु होता है उसको क्या नाम बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है स्पर्श बिंदु। क्या बोला जाता है, स्पर्श, और इस लाइन को बोला जाएगा स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये आपका नाम पूछा था, स्पर्श। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया। तो देखिए पासा उछालने पर कुल परिणाम, पासे पर कुल परिणाम, तो पासे पर कुल परिणाम होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन हमको चाहिए सम परिणाम, कैसे चाहिए, और सम परिणाम होते हैं आपके 3, कितने होते हैं, कौन कौन से, 2 4 और, तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी आपकी 3/, प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने हैं, 3, और टोटल कितने हैं, 6, 3/6। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये दूसरा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके अंदर 6 क्वेश्चन थे, सारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। इसके बाद अब हम के क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर पहला ही क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ 96 और 44 4,404, 96 और 400, इनका एलसीएम बताया गया 96, कितना बताया 96। तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात, ये आपका प्रश्न। तो आपने एक फॉर्मूला डायरेक्टली सुना होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है ए इंटू, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, उनका गुना करो, उन दोनों संख्याओं के बराबर होता। तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम उनके गुना के बराबर होता। तो एचसीएफ कितना है पूछा ही है, रहने दो। एलसीएम हमारे पास है 969, और दो संख्या जिनका निकाल रहे हैं वो है 96 और 400। 96 का आप डिवाइड करेंगे 101, और 101 से और डिवाइड करेंगे तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके अलावा आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। यानी कि 3825 के आपको क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने, क्या करने, तो 3825 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो लिख दीजिए, सबसे पहले किसका डिवाइड देना है, देख लीजिए, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देख लो, 3 का चला है, ठीक है, 3 का दे दीजिए,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे वापस 3 का जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, वापस 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब किसका जाएगा 5 का, फिर वापस से और लास्ट में। तो 3825 को आपको कैसे लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। तो मैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ 3 × 3 × 5 × 5 × इस तरह से आपको लिख के दिखाना अभाज्य गुणनखंड के रूप। ठीक है, अगला प्रश्न, द्विघात ज्ञात कीजिए। द्विघात ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और गुणनफल, योग तथा गुणन कितना है, -3 और 2, क्रमशः -3 और 2 हैं। देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग इतना है, गुणनफल। तो कैसे करना है आप लोगों को मैं एक अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, कोई भी बहुपद ये होता है ax² + bx + c। ठीक है, इसके अपन क्या निकालते हैं, शून्यांक, क्या बोलते हैं, शून्यांक। तो शून्यांक हमेशा याद रखो, शून्यांक होती है x की वैल्यू, क्या होती है, x का वह मान जिससे बहुपद शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो, x का वो वैल्यू जिससे पूरा बहुपद ही क्या हो जाए, शून्य, वो क्या कहलाता है, शून्यांक। शून्यांक कहलाता। ठीक है, अब देखिए, तो शून्यांक ज्ञात कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, शून्यांक ज्ञात करना, कि शून्यांक कैसे ज्ञात करें। तो शून्यांक ज्ञात करने के कितने तरीके हैं, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा। तो शून्यांक ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, कितने हैं, वैसे तो 3 है, आपकी किताब में आप देखोगे कितने, 3। पहला तरीका है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड, फैक्टर मेथड। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग, जिसको अपन बोलते हैं स्क्वायर रूट मेथड, स्क्वायर मेथड। और तीसरा है आपका श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो इन 3 विधियों से अपन किसी भी तरह से क्या निकाल सकते हैं, शून्यांक निकाल सकते हैं। लेकिन हमको क्वेश्चन ये बोला कि शून्यांक नहीं निकालना, आपको शून्यांकों का योग चाहिए। क्या चाहिए, तो देखिए, शून्यांकों के योग का एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। शून्यांकों का, और शून्यांकों का योग होता है -b अपॉन, और शून्यांकों का गुणनफल ये होता है आपका c अपॉन। तो मुझे यही करना है, इस बार मुझे योग पता है और गुणनफल, लेकिन मुझे क्या बनाना है, बहुपद। क्या बनाना है, तो 1 मिनट के लिए मैं आपको इस चीज को बता रहा हूँ। देखिए, मैं सब जगह a का भाग देता हूँ। किसका भाग दे रहा हूँ, तो a का मैंने अगर भाग दिया तो ये बन गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ। देखिए, x², इसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस इंटू और c अपॉन। अब आप अगली लाइन में देख सकते हो आराम से, x² माइनस, ये -b अपॉन a जो है, इसको मैं बोल सकता हूँ शून्यांकों का योग। क्या बोल सकता हूँ, शून्यांकों का इंटू x, प्लस c अपॉन a को क्या बोला जा सकता है, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणन।
तो अब अपन का क्वेश्चन क्या बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया आपका एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर आप क्या देखोगे, ये कब यूज करना है, तो ये फॉर्मूला आपको जब यूज करना है जब आपको योग पता हो और गुणनफल पता हो और निकालना क्या हो, बहुपद। क्या निकालना हो, मैं लिख देता हूं बहुपद बराबर, ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो ये क्वेश्चन वही है, इसमें हमें निकालना बहुपद है, हमारे पास योग है और गुणनफल है। तो योग लिख दीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर की जगह शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग कितना है -3 और शून्यांकों का गुणनफल है आपका, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस का 3x प्लस, याद रखें एक माइनस सूत्र का है और एक अंदर योग के अंदर माइनस है, ठीक है, आ रही है समझ में, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो याद रखना ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आए। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि रेखाएं हैं 2x प्लस 4y इक्वल 4 और एक और लाइन है आपकी 2x प्लस 4y इक्वल 12। ये आपसे पूछा गया कि ये दोनों रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करेंगी, क्या प्रतिच्छेद करें, ठीक है, ये आपसे पूछा। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए आपको ऐसे करना है, सबसे पहले तो इस 4 को इधर ही लाना है माइनस और इसको भी, और फिर आपको ABC को कंपेयर करना है, ठीक है, A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 को कंपेयर करना है। अब आपको देखने को मिलेगा कि A1 बटा A1 बटा जो कि कितना होने वाला 2 बटा 2, या फिर आप इसको बोल सकते हो 1, क्या बोल सकते हो अदर। इधर देखें B1 बटा, तो B1 बटा B2 4 बटा बराबर, और C1 बटा C2 कितना आ रहा है -4 -12 यानी कि 1 बटा 3। तो इस सब तीनों से आपको देखने को मिलेगा कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 बराबर, और ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होती है आपकी कौन सी रेखाओं की, समांतर रेखाओं की, ठीक है। और समांतर रेखाओं में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होता, समांतर रेखाएं कभी भी क्या नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती। और आपसे क्या पूछा था कि प्रतिच्छेद करेंगे या नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करें, ये बात समझ में। अब देखिए दोबारा से, अगर ये कंडीशन बराबर की हो जाती, किसकी हो जाती, तो ये रेखाएं हो जाती संपाती। कैसी हो जाती, अगर ये नॉट इक्वल है तो कौन सी हो जाएंगी, समांतर। और यदि इस तक तो बात पहुंची नहीं, बात यहीं पे खत्म हो जाए, नॉट इक्वल नॉट, तब जाके आपकी रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद, ठीक है। ये आप अगला प्रश्न 5वां, एक AP है और AP है आपकी 21 18 15 इस तरह से, और आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य है, शून्य है। तो दोबारा से समझिए इस प्रश्न को, ये एक AP है, खुद ने बोला है, इसका मतलब सब जगह D सेम होगा। और कौन सा पद शून्य है, यानी कौन से नंबर वाली टर्म 0 आएगी, कौन से नंबर वाली टर्म 0 है। तो अभी अपन के 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी, 0, कौन सी होगी, लेकिन ये कौन से नंबर पे होगी, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे करके कौन सा नंबर होगा। तो इस तरह के प्रश्न के लिए आपको देखने को मिलेगा, A तो 21 है, फर्स्ट टर्म 21 है,
डी आपको निकालना है। अब डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं बाद में से पहले वाला, तो बाद में कौन है 18 माइनस 21 यानी कि -3, और लास्ट टर्म ए एन जो आपको दिख रही है वो कितनी है, आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा पद होगा, यानी एन का क्रम नंबर पूछा है, एन का, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला है, चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन लास्ट टर्म 0, ए की वैल्यू 21, एन -1 और डी की वैल्यू -21 को इधर ले आए तो माइनस का 21, एन -1 इंटू -3 का डिवाइड लगाएंगे तो 21 बटा एन माइनस से माइनस कट, 3 से ये 7 बार, एन -1 को इधर ले आएंगे 7 + 1 बराबर, तो एन बराबर हो गया आपका 8। दोबारा समझे, पहली टर्म 21, डी का मान निकाला -3, लास्ट टर्म कौन सी हो गई 0, और कौन से नंबर का ही हमको पता करना है। हमने ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे कौन सा आ गया, एन बराबर 8। चलिए 6वां प्रश्न, एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई में क्या करना है आपको, संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y, x, y किससे, x, y बिंदुओं बिंदुओं 3, 6 तथा -3, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है। अब इसको समझे, इस तरह के प्रश्न के बीच में क्या बच्चों कभी कभी गलती करते थे, किस तरह की गलती करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये दो बिंदु हैं 3, 6 और -3, और इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु है कोई P, x, y। तो अक्सर बच्चे ये गलती सबसे पहले करते हैं, ये P को लेकर, इसको इस तरह का चित्र तो वो भी बना लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल क्या है, लेकिन वो जल्दबाजी में ये गलती करते हैं कि इसको किसके निकाल देते हैं, मध्य बिंदु के हिसाब से निकाल देते हैं। किसके हिसाब से, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं कि जोड़ो और क्या दो, 2 का भाग, लेकिन वो गलती है आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको ये बोला गया है, पॉइंट बोला गया है समदूरस्थ, सम। तो देखिए कैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि दो बिंदु ही है, मुझे इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु चाहिए, समदूरस्थ। तो पहला थॉट तो आप सभी को जाएगा कि इन दोनों से बराबर दूरी एक फेस की है, लेकिन अकेला यही नहीं है, अकेला ये कोई बिंदु जैसे मैंने यहाँ ले लिया तो इससे इसकी दूरी और इसकी ये भी बराबर हो सकती है, यहाँ ले लिया तो ये दूरी और यहाँ भी ले लिया तो इसका मतलब ये जो बिंदु है ये कह नहीं सकते आप कि बराबर दूरी पे होने का मतलब यही होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और इसलिए हर बार ये मध्य बिंदु ही समदूरस्थ हो ये जरूरी नहीं। अगर ये परफेक्ट बोलता कि मध्य बिंदु, क्या बोलता, तब आप मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा, लेकिन इसने बोला है समदूरस्थ, क्या बोला है, तो समदूरस्थ बिंदु तो बेचारा ये भी है, ये भी है, और इसलिए आप ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। देखिए तो ये बिंदु क्या है, समदूरस्थ, इसका नाम दे देते हैं ए, और तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, समदूरस्थ होने का मतलब इतना है कि ये पीए दूरी और पीवी दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी, तो समदूरस्थ है इसलिए पीए बराबर, फॉर्मूला लगाएं दूरी सूत्र, √, ठीक है, पीए की दूरी, किसकी दूरी। अच्छा, इस फॉर्मूले को लगाने में भी बच्चे अक्सर कंफ्यूजन होते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आप बस एक तरफ से घटाना स्टार्ट करो। क्या करो, जैसे 3 में से x घटाया तो 3 - x का स्क्वायर, और 6 में से y घटा दिया, 6 - y का, ठीक है। अगर आपने इसमें से इसको घटाना स्टार्ट किया तो बाद वाले को भी इसमें से ही घटाएं, ऐसा नहीं कि 3 में से तो x घटा रहे हैं और फिर y में से 6 घटा रहे हैं, ऐसा गलती मत करना, ठीक है। √,
पीवी पे आओ, ये रहा। तो x में से -3 घटाया मैंने, तो ये हो गया x प्लस, और y में से क्या घटाया 4, तो y माइनस, दोनों तरफ अंडर रूट है, आप चाहो तो स्क्वायर कर दो, क्या कर दो वर्ग, वर्ग कर दोगे तो स्क्वायर अंडर रूट आपका हट जाएगा, और इधर टर्म बचेगी 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, और वाई माइनस 4 का स्क्वायर। देखिएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर खोल देंगे आप, तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर भी खोल दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 y। ठीक है, सब जगह मैंने होल स्क्वायर खोला है, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। तो देखिए इसके बाद क्या क्या बचता है, देखिए तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये 9 से ये 9 भी चला जाए। बाकी की जो टर्म बची उनको एक तरफ कर दें, तो सबको मैं उधर ही ले जा रहा हूँ। तो ये माइनस का 6 उधर गया तो प्लस का 6, और प्लस का 6 पहले से ही उधर, माइनस का 12 उधर गया तो प्लस का 12, और ये माइनस का 8 पहले से, इधर प्लस के 36 को लेगा तो उधर का माइनस का 36, और इधर पहले से प्लस का बराबर 0। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 12x 4y माइनस का, सब जगह 4 का भाग दे सकते हैं आप आराम से, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर, ये आपका x और y के बीच में क्या आ गया संबंध, क्या आ गया संबंध। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा जितने क्वेश्चन उनको लेंगे अपन अगले पार्ट के अंदर। ठीक है।